सो हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के टॉप 10 जीके और करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखेंगे। 7 जून 2020। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल फ्रेंड्स आज मुझे मिले। इकोनॉमिक्स की फील्ड से, क्लाइमेट चेंज की फील्ड से, जोग्राफिकल लोकेशन, जोग्राफिकल टर्म्स, उसके बाद इंटरनेशनल इश्यूज, कुछ नए इन्वेंशन, अवार्ड्स, मतलब एक बहुत अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। सारे सवाल अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ज्योग्राफी में एक टर्म है जो बहुत कॉमन है और खबर में अभी आया, डैम्पियर हॉजेस लाइन। ये क्या होती है आज हम देखेंगे। इसी तरह बाकी सवाल भी इसकी तरह काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, सारा कवरेज हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियोस ऑलमोस्ट रोज आ रहे हैं अच्छी खासी अमाउंट में। अगर यूजफुल लग रहे हैं तो वीडियो लाइक कर दिया करो, कमेंट जरूर करा करो, इट्स अ गुड मोटिवेशन। फीडबैक भी कमेंट करिए जो आपको लगता है इंप्रूवमेंट इस चैनल में हो सकता है, सजेशन आपके। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए पहला सवाल देखते हैं। नेम इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी। जो बोट होती है ना, फेरी जो होती है, इंडिया की पहली सोलर पावर्ड फेरी। आंसर देख लीजिए, आदित्य नाम है। आदित्य इज इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी। इससे जुड़ी हुई और भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फैक्ट्स हैं, वो देख लीजिए। तो पहले फोटो देख लेते हैं। आदित्य जो फेरी है, ये रहा फोटो। केरला में चलती है एंड इट इज सोलर पावर्ड। अब कुछ फैक्ट्स देखिए इसके बारे में। सो इट रन्स ऑन दी रूट देख लीजिए जहां पे रन करती है, वाईकॉम थवनकडवु। ठीक है, ये थवनकडवु जो है ये और वाईकॉम, ये दोनों एरियाज, ये जो रूट है केरला में। आप स्टेट का नाम ध्यान रखिए, काफी रहेगा, केरला। ठीक है, नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। दिस फेरी बोट, इट हैज बीन शॉर्टलिस्ट लिस्टेड फॉर गुस्तावे ट्रूव अवार्ड। गुस्तावे ट्रूव अवार्ड जो है उसके लिए आदित्य फेरी बोट को शॉर्टलिस्ट करा गया एंड इट इज द ओनली शॉर्टलिस्ट फ्रॉम एशिया। तो एशिया से आदित्य बोट सोल एंट्री है। अवार्ड जीतते नहीं वो देखेंगे आगे, जो खबरें आएंगी उसके हिसाब से। समझ गए। अब थोड़ा इन अवार्ड के बारे में जानिए, फिर थोड़ा उस बोट के बारे में बात कर लेंगे। ये जो अवार्ड है, गुस्तावे ट्रूव अवार्ड, दीज अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन द मेमोरी ऑफ गुस्तावे ट्रूव, जो कि एक फ्रेंच इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मतलब ही वाज अ फ्रेंच इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड पायनियर इन इलेक्ट्रिक कार्स एंड बोट्स। ठीक है, ये फ्रेंच इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और इलेक्ट्रिक बोट्स एंड कार्स में एक पाइनियर थे। इन्होंने 1881 में एक 5 मीटर लॉन्ग प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक बोट बनाई थी और इसलिए इसी अचीवमेंट के नाम पे इनके नाम से अवार्ड चलता है, जिसमें आदित्य को एज अ सोल एंट्री फ्रॉम एशिया शॉर्टलिस्ट करा गया है। लेट अस होप की अवार्ड मिले। ठीक, ये जो लोकेशन है इसके रूट की, केरला में, जो वाईकॉम एरिया के आसपास है, उसकी लोकेशन थोड़ा ब्रॉडली देख लीजिए। यहां पे इस रूट के आसपास से चलती है, तो थोड़ा एक ब्रॉड लोकेशन का आइडिया होना चाहिए। साउथ इंडिया में, केरला में, यहां पे। ठीक है, चलिए। अब जिस कंपनी ने इसको बनाया है, उसके जो सीईओ एंड फाउंडर है, वो है संदित थंदसरी, जो कि आईआईटी मद्रास के पास आउट है। उन्होंने नेवल आर्किटेक्चर का कोर्स किया है। यहां सी आएगा एक, नेवल आर्किटेक्चर। ठीक है, फ्रॉम आईआईटी मद्रास। एंड ये जो बोट है, इट इज हाईली कॉस्ट इफेक्टिव। मतलब आप अंदाजा देख लीजिए कि अभी ये चल रही है, इट इज नॉट यूजिंग एनी, क्या कहते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स वगैरह। ठीक है, अब इसमें कंपेयर करा जाए, जो फोटो आप देख रहे हैं यहां पे, ये इसमें एक दिन का खर्चा लगभग 180 के आसपास आता है, पर अगर ये डीजल से चल रही होती तो 8000 आता है। ये फर्क होता है। तो 180 रुपीज का खर्चा अभी है पर डे, पर अगर डीजल से या किसी और फॉसिल फ्यूल, मेनली डीजल से चलाया जाता है, तो 8000 रुपए, 8000 आता है। इतना बड़ा कॉस्ट का डिफरेंस है। तो दिस इज अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इट्स अ गुड स्टार्ट। इसको बाकी एरियाज में भी अप्लाई करना चाहिए। कॉस्ट का फर्क पता चल गया आपको, इतना फर्क होता है। समझ गए। दूसरे सवाल पे आ जाइए। एक बहुत फेमस पर्सन एंड एग्जेम्पलरी पॉलिटिशियन एंड अ ब्यूरोक्रेट, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं तो उनको आपको बताना है। हु इज ही इज अ फॉर्मर पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली, आईपीएस ऑफिसर थे। फॉर्मर गवर्नर ऑफ मणिपुर, मिजोरम एंड झारखंड। आपको इनका नाम बताना है एंड द आंसर इज वेद मारवा। ही इज नो मोर विद अस। और कई लोगों ने इन्हें श्रद्धांजलि दी है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी दी और बाकी लोगों ने भी दी है। ठीक है, वेद मारवा जी, उनके अचीवमेंट आप देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन्होंने ब्यूरोक्रेसी में भी होल्ड करी हैं एंड पॉलिटिकल लाइफ में भी। फोटो देख सकते हैं आप इनका। एंड दिस इज द फोटो जब वो पुलिस सर्विस में थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डेक्कन क्रॉनिकल से ये फोटो मैं लाया था आपके लिए, दिस वन। ओके, चलिए। आप जानते हैं कि इंडिया चाइना के बीच में बाउंड्री बॉर्डर टॉक्स अभी चल रही, जो इशू चल रहा था, उसके कुछ अपडेट अभी नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला भी ऑफिशियली कि अभी ऑन गोइंग टॉक्स है, जब अपडेट होगा तो सरकार हमें बताएगी। ठीक है, तो इसके बारे में अभी भी किसी भी तरह का कोई भी र्यूमर नहीं होना चाहिए। टॉक्स चल रही, जब हो जाएगा प्रोसेस पूरा तो गवर्नमेंट बता देगी। सवाल देख लीजिए उसके बारे में। हु लेड हु लेड
द इंडियन डेलीगेशन टू द चाइनीज बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट एट मोल्डो विच इज अपोजिट चुसुल इन ईस्टर्न लद्दाख। ठीक है, चुसुल तो इंडिया में है, तो एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो एलएसी होती है उसके इस तरफ चुसुल है ईस्टर्न लद्दाख एरिया में, उसके दूसरी साइड ऑन दी अदर साइड ऑफ एलएसी चाइना में मोल्डो लाई करता है। ठीक है, वहां पे मीटिंग हो रही है, समझ गए, ईस्टर्न लद्दाख की बात चल रही है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, अब हमारा डेलीगेशन इंडिया की तरफ से कौन लीड कर रहा है, आंसर देख लीजिए, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, जो कि कमांडर है कहां के, 14 कॉप्स जो कि लेह में बेस्ड है। ठीक है, सो लेह बेस्ड 14 कॉप के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, ये लीड कर रहे हैं। फोटो देख लीजिए इनका, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। और जो लोकेशन बता रहा था, ये लोकेशन आप देख रहे हैं, ये चुसुल की लोकेशन है, एलएसी के इस तरफ यहां पे मोल्डो लाया करेगा। ठीक है, तो ईस्टर्न लद्दाख बस एरिया इतना थोड़ा पता रहना चाहिए आपको, उतना काफी रहेगा। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि नवंबर में यूएस के इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से तो डोनाल्ड ट्रंप करेंगे क्योंकि उनका एक टर्म पूरा हो गया, दूसरे के लिए वो फाइट करेंगे। दूसरी तरफ से डेमोक्रेट की तरफ से जो कैंडिडेट है, अब वो ऑफिशियली फाइनल हो चुके हैं, आपको उनका नाम बताना है। सो हु इज द ऑफिशियल डेमोक्रेटिक कैंडिडेट फॉर द नवंबर इलेक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर द प्रेसिडेंटशिप, एंड द आंसर इज जो बिडेन। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से और डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी की तरफ से, रिपब्लिकन। डेमोक्रेटिक वही पार्टी जिससे पहले बराक ओबामा थे। ठीक, अब फिर पार्टी बदली, रिपब्लिकन वाले प्रेसिडेंट बन गए हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप है। अब जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ से, दूसरे में डेमोक्रेटिक की तरफ से जो बिडेन रहेंगे। किस तरह से इनकी विक्ट्रीज पहले जर्नी रही उसकी इंपॉर्टेंस नहीं, उतना नहीं पूछेगा आपसे। फोटो देख लीजिए इनका, जो बिडेन। ठीक है, चलिए, बात यह भी चल रही है कि शायद यूएस इलेक्शन पोस्टपोन होंगे या नहीं, कंडक्ट होंगे या नहीं। देखिए, मतलब डोनाल्ड ट्रंप तो शायद चाह रहे कि पोस्टपोन ना हो, बट देखना पड़ेगा किस तरह से काम चलता है। चलिए, एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है क्लाइमेट और इन्वायरमेंट की फील्ड में। तो रिपोर्ट्स कौन पब्लिश करता है, ऐसे सवाल काफी कॉमन हो गए हैं आजकल, अलॉन्ग विद यूपीएससी प्रीलिम में, एसएससी बैंक, खासकर यूपीएससी प्रीलिम में मैंने काफी सवाल देखे हैं, ये रिपोर्ट कौन निकाला, ये रिपोर्ट किसने पब्लिश करी, एंड सो ऑन। ठीक है, रिपोर्ट की डिटेलिंग में थोड़ा कम जाते हैं, कई बार चले भी जाते हैं, बट पब्लिश कौन करता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, और सारे ऑप्शन काफी कुछ सेम से लगते हैं, तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। रिपोर्ट का नाम देख लीजिए, ये, हाँ, इंडियन वाइल्ड लाइफ अमिड्स द कोविड-19 क्राइसिस एंड एनालिसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ये रिपोर्ट किसने रिलीज करी है, किसने पब्लिश करी है, एंड द आंसर इज ट्रैफिक। ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है। ठीक है, एक इंटरनेशनल एनजीओ है, इतना जान लीजिए। इन्होंने डिटेल एनिमल की कैटेगरी वाइज पूरा पोचिंग की जानकारी दी है। ब्रीफ आउटकम ये है कि जो पिछले 2 महीने का लॉकडाउन था उसमें पोचिंग बढ़ी है, ऑलमोस्ट डबल हो गई है। कुछ कैटेगरीज में, मतलब अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग ग्रोथ हुई है, पर ब्रॉडली डबल के आसपास हुई है। ठीक, किसी में ज्यादा किसी में कम, वो डिटेल आप रिपोर्ट में, वीडियो कोशिश करूंगा बनाने का उसका, बट ब्रॉडली जान लीजिए डबल हुई है। ठीक, मतलब अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है पोचिंग में। एक बात और, ये पोचिंग ज्यादातर सेल्फ कंज्यूम करने के लिए मारा गया था उन जानवरों को, अ, उनको स्टॉक पाइल करके फ्यूचर में ट्रेडिंग के लिए नहीं करा गया। वो ट्रेंड काफी कम देखे गए हैं यहाँ पे। मेनली जो पोचिंग बढ़ी है वो खुद के कंजम्पशन के लिए बढ़ी है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, और फ्यूचर में बेचने के लिए ट्रेडिंग वैसे पर्पस में इंक्रीज नहीं देखा गया है। ठीक है, बाकी रिपोर्ट का डिटेल्स हम लोग किसी अगले वीडियो में देख लेंगे, इतना बेसिस काफी रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ट्रैफिक क्या है, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। ठीक है, बेसिक देखिए, फिर इसकी वेबसाइट पे चलेंगे एक बार, जरूरी चीज है, क्योंकि वहां से एक और इंपॉर्टेंट कहानी निकल के आने वाली है। 2 ऑर्गेनाइजेशन की हमको बात करनी है, तो पहले ट्रैफिक के बारे में जान लीजिए। ट्रैफिक इज इंटरनेशनल एनजीओ है। ये बेसिकली इसे क्या बोल सकते, व्हाट इज ट्रैफिक, इट इज अ वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, उसकी तरह है ये, वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। इट वॉज फाउंडेड इन 1976 एज अ जॉइंट कंजर्वेशन प्रोग्राम या जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ WWF, मतलब वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF, एंड IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो IUCN और WWF का ये जॉइंट इनिशिएटिव है, ये जानकारी है। एक सेकंड, अब एक बार वेबसाइट, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा जानकारी देखनी है। जब भी किसी इंटरनेशनल बॉडी की बात देखते हो तो एक बार वेबसाइट पे चले जाया करो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रही वेबसाइट। इसके अबाउट अस में एक तो ये वेबसाइट बहुत बेहतरीन होती है, इंटरनेशनल वाली जो मैं देखता हूँ, ये देखो, मतलब ऐसे ऐसे लोग फोटोग्राफिक लगाते हैं, इट इज रिफ्रेशिंग। एनीवेज, अबाउट अस में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इनका मिशन है, इनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, वो सब जानकारी है। अवर ऑर्गेनाइजेशन एक बार चले चलते हैं, देख लेते हैं। इसमें एक नाम मुझे मिलता है इनके हेड का, अगर मिला तो उसको याद कर लेंगे। नहीं, ये तो नहीं मिला।
ओके, यहाँ पे तो कुछ नहीं है ऐसा खासकर, थोड़ा रीडिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ खास जरूरी नहीं है। अवर मिशन पे एक बार देख लेते हैं, फिर जो जरूरी होगा मैं बता रहा था उस पर जाऊंगा मैं। अवर मिशन ये रहा। हाँ, स्टीवन ब्रॉड, ही इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ट्रैफिक। स्टीवन ब्रॉड, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है। अब देखिएगा, यहां पे जो जरूरी बात मैं बोल रहा था, वर्किंग विद साइट्स। ठीक है, साइट्स क्या है वो देख लीजिए। साइट्स, साइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो मैं समझाऊंगा आपको। अब देखिए वो साइट्स क्या, बताओ मैं। साइट्स का मतलब जान लो पहले, डिटेल फिर मैं साइट्स की वेबसाइट से बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज, इसलिए मैं डिटेल में थोड़ा बता रहा हूं आपको। साइट्स क्या है? इट इज अ मेन इंटरनेशनल अग्रीमेंट दैट कंट्रोल्स इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जो भी इलीगल ट्रेड होता है वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट, उसको रोकने के लिए, और जो एनिमल का ट्रेड, प्लांट का ट्रेड है, उसे कंट्रोल करने के लिए साइट्स काम करता है। इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, 183 गवर्नमेंट्स इसके सिग्नेटरीज हैं। ठीक है। अब इसके बारे में और जानेंगे, पर इसका और ट्रैफिक का रिलेशन क्या है? ट्रैफिक इज एडवाइजिंग एंड सपोर्टिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ साइट्स। तो ट्रैफिक साइट्स अग्रीमेंट के इन्फोर्समेंट या एक एडवाइजरी रोल प्ले करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तो ट्रैफिक और साइट्स का रिलेशन हो गया। ठीक है, ट्रैफिक क्या हुआ समझ गए, एनजीओ है। साइट्स और क्या है उसके बारे में एक चीज और देख लीजिए। उसके लिए मैं गया साइट्स की वेबसाइट। किस तरह से इंटरनेट का यूज करा जाता है फ्रेंड्स, कनेक्ट करते हो, अब आगे बढ़ते जाइए। पूरा नहीं पढ़ना है, बस एक पैराग्राफ बताऊंगा, साइट्स की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। ये देखिए साइट्स, फुल फॉर्म, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, करंट, ये करंट अफेयर्स में क्लाइमेट चेंज के ऊपर, हर एग्जाम के लिए। तो फुल फॉर्म समझ गए, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, मतलब प्लांट और एनिमल दोनों की बात होती है। इट इज अ इंटरनेशनल अग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स। इट्स एम इज टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट डू नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। मतलब कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वाइल्ड एनिमल के स्पेसिमेंस में, वो उनके सर्वाइवल को थ्रेटन ना कर दे, उसे कंट्रोल या कम करने की, यहाँ पे इलीगल ट्रेड को कम करने की बात यहाँ पे होती है। बात समझ के, बाकी पूरी कहानी है, पढ़ लेना। यहाँ पे एक जरूरी चीज बताओ दिमाग में अब क्या आ रही है आपकी, इसके मेंबर्स कौन कौन है, यहाँ पे लिखा होगा। हाँ, लिस्ट ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन, यहाँ लिस्ट मिलेगी हमको। ये खोलिए, ये देखो, मैं सीधे इसको ओपन करता हूँ, कौन सी कंट्रीज यहाँ पे है। कितना बेस्ट सोर्स है, कोई सोर्स की जरूरत ही नहीं है आपको, यहाँ पे पूरी जानकारी दी है उन्होंने। ठीक, ये देखो, यूएस, नाइजीरिया, स्विट्जरलैंड, टूनिशिया, पूरी लिस्ट है। हम किसे सर्च करेंगे? हम अपने कंट्री को सर्च करेंगे, इंडिया है या नहीं। मैं कंट्रोल एफ प्रेस करके इंडिया सर्च कर लेता हूँ, हाँ इंडिया है। सो इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू साइट्स। ऐसे करा करो। क्वेश्चन ट्रैफिक की रिपोर्ट पे मिला तो रिपोर्ट तैयार कर ली, फिर मैं ट्रैफिक की वेबसाइट पे चला गया, थोड़ी जानकारी ली, वहां साइट्स मिला मुझे, मैं साइट्स की वेबसाइट पे चला गया, और करते करते कितना कवरेज हो गया, मैंने ये भी देख लिया कि हमारी कंट्री है या नहीं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कहानी चलती है। ऐसे करा करो, इंटीग्रेटेड तरीके से अपने आप करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। आपको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं भाई, सारी जानकारी मैं भी कहां से लाऊंगा, उसकी वेबसाइट से तो लाऊंगा ना, तो ऐसे कोई सुन नहीं, अलग से ले आऊंगा मैं आपके लिए। ठीक है, तो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं, आप खुद भी तैयारी करिए, इसमें बहुत मजा आएगा आपको। इट इज वेरी मच इंटरकनेक्टेड एंड इंटरेस्टिंग। चलिए आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट खबर सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। सो विच कंट्री is the sole candidate for non-permanent membership of United Nations Security Council, मतलब यूएनएससी, फॉर 2020-21। अलग अलग जोन में बांटा गया है, रीजन्स में बांटा गया है। उसमें जो एक सेकेंड, इसमें एक ये एशिया पैसिफिक लिखना मैं भूल गया, एशिया पैसिफिक, मतलब जिस जोन पे सवाल था वो मैं लिखना भूल गया यहाँ पे। विच कंट्री इज द सोल कैंडिडेट, भाई नॉन परमानेंट के लिए बहुत सारे जोन में, मैं एशिया पैसिफिक वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, प्लीज क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना। तो एशिया पैसिफिक जोन से हु इज द सोल कैंडिडेट, एंड द आंसर इज इंडिया। ठीक है, सो एशिया पैसिफिक से सिर्फ इंडिया है, और इसलिए उसके सेलेक्ट होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस में देर आर 5 परमानेंट मेंबर्स जिनके पास वीटो पावर भी होती है, देर आर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, जिसके लिए ये इलेक्शन की बात चल रही है। परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं फ्रेंड्स? बहुत सिंपल तरीका याद करने का, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और रशिया, तीन तो ये हो गए। और यूरोप में एक तो यूनाइटेड किंगडम है और फ्रांस, बस। इटली, जर्मनी, ये सब परमानेंट मेंबर्स में नहीं आते। अभी प्रेसिडेंसी इसकी सिक्योरिटी काउंसिल की फ्रांस के पास है, पर रेगुलरली अपडेट होता रहता है, उसको चेक करते रहिएगा, अभी फ्रांस के पास। ठीक है, तो ये परमानेंट मेंबर हो गए 5, इसके अलावा 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स, जिनको रीजन वाइज इलेक्ट करा जाता है। ठीक है, उसमें से एशिया पैसिफिक रीजन के लिए अभी सिर्फ इंडिया है। ठीक, तो इसलिए वो आ जाएगी। कैसे होता है देख लीजिए,
अब इंडिया को आने के लिए क्या चाहिए होगा? जनरल असेंबली से इलेक्शन होके कंट्री बनती है नॉन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल की, ये ध्यान रखिएगा। सो इंडिया नीड्स 2/3 ऑफ द टोटल वोट्स इन द 193 मेंबर्स जनरल असेंबली, यूएन की जनरल असेंबली। उसमें से 193 का 2/3 करने पर 128.66 आता है, मतलब 129 कंट्रीज का वोट चाहिए, जो मिलने की पूरी चांसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, फिर भी अच्छा, इसका इलेक्शन कब होगा, सीक्रेट बैलेट कब होने वाला है? 17 जून न्यूयॉर्क में। ठीक है, बट फिर भी हम लोग अच्छी तरह जीतना चाहते हैं, इसके लिए हम लोगों ने कैंपेनिंग भी थोड़ी चालू करी है। वी हैव पुट अवर स्टैंड कि हम किस तरह से एंटी टेररिज्म पूरा स्टैंड लेंगे, टेररिज्म के अगेंस्ट और बाकी इंटरनेशनल इश्यूज पर। ठीक, पर पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए 2010 में, व्हेन इंडिया स्टूड फॉर द यूएनएससी सीट ऑफ 2011 एंड 12, 190 में से उसे 187 वोट्स मिले थे। तो इस बार भी इतनी ही बड़ी, आप अकेले कैंडिडेट हो, आपको सिर्फ 129 चाहिए, पर और अच्छा होगा तो स्टैंडिंग अच्छी होती है इंटरनेशनली। ठीक है, तो चांसेस है, उसकी कोशिश करी जा रही है। समझ गए? बाकी रीजन की एक बार देख लो। एशिया पैसिफिक तो बता दिया मैंने आपको। अब देखिए, जो लैटिन अमेरिकन ग्रुप है उसमें से मैक्सिको इज एक्सपेक्टेड कि वो अनअपोज इलेक्ट हो जाएगी। तो जैसे इंडिया का हिसाब बन रहा है अभी एशिया पैसिफिक में, वैसे मैक्सिको वाला हिसाब बनेगा लैटिन अमेरिकन ग्रुप में। उसके बाद VWEOG ग्रुप जो है, वेस्ट यूरोपियन एंड अदर्स ग्रुप, इस ग्रुप में 2 सीटें हैं और कंट्री 3 कंपीट करेंगी, कनाडा, आयरलैंड एंड नॉर्वे। तो वेस्ट यूरोपियन एंड अदर्स ग्रुप में 2 सीटें हैं, पर कनाडा, आयरलैंड और नॉर्वे कंपीट करेंगी। अफ्रीका के लिए 1 सीट है, इसमें 2 कंट्री कंपीट करेंगी, केनिया और जिबौती। ठीक है, हमारे एशिया पैसिफिक में भी पहले अफगानिस्तान था, पर उन्होंने अभी बैकआउट किया, तो अब सिर्फ इंडिया एशिया पैसिफिक में बचा है। ठीक है, बाकी पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पेत्रापोल, पेत्रापोल एक आईसीपी है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। आपको बताना है किस देश के बीच में। ठीक है, इट इज अ चेक पोस्ट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। 2016 को इनॉग्रेट करा गया था, बड़ा खास है ये। पेत्रापोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, आंसर है बांग्लादेश। अब ध्यान रखिएगा, पेत्रापोल इज द लार्जेस्ट लैंड पोर्ट ऑफ इंडिया, या फिर लार्जेस्ट कस्टम्स पोर्ट भी इसको बोलते हैं, लार्जेस्ट कस्टम्स पोर्ट ऑफ इंडिया। लैंड पोर्ट ज्यादा वर्ड यूज होता है। ठीक है, और कहां पे है ये? इट इज इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ऑन द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, इंडिया की तरफ है ये। ठीक है, एंड 2016 में इसको इनॉग्रेट किया था। दोनों प्राइम मिनिस्टर थे, शेख हसीना बांग्लादेश से और इंडिया से नरेंद्र मोदी, बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उन्होंने इसको इनॉग्रेट 2016 में किया था। ठीक है, एंड ये कहानी है इसकी। एंड हाँ, खबर ये आई थी एक्चुअली कि लॉकडाउन खुल चुका है, कुछ कुछ फेजेस में इंडिया में अनलॉक शुरू हो गया है, फिर भी पेत्रापोल में उतना लोड नहीं बढ़ा है, मतलब वहां पे एक्टिविटीज नॉर्मली रिज्यूम नहीं हो पा रही है। ठीक, लोकेशन देख लीजिए यहाँ पे, इंडिया के साइड में, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के अलाउंग इंडिया के साइड में पेत्रापोल, इंडिया का लार्जेस्ट लैंड पोर्ट, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, डैम्पियर हॉजेस लाइन, इसकी मैं बात कर रहा था। क्या होता है देख लीजिए, इट इज रिलेटेड टू सुंदरबंस, जो कि मैनग्रोव फॉरेस्ट होता है। तो इट इज रिलेटेड टू मैनग्रोव, स्पेसिफिकली सुंदरबंस। अब मतलब क्या है लाइन का देख लीजिए। ये मैं ऑफिशियल सुंदरबन का जो डिपार्टमेंट है, वहां का जो डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट और वहां का जो रिजर्व की वेबसाइट है ना, वहीं से डेफिनेशन लाया हूं मैं। सो इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग थ्रू 24 परगना, 24 परगना साउथ एंड नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, which indicates the northernmost limits of estuarine zone affected by tidal fluctuations। तो इन डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा एस्चुरीन, जो एस्चुरी का जोन होता है, जिसमें टाइड पूरा वो होता है, टाइड का प्रोसेस, तो जितना भी एस्चुरीन जोन है जो टाइड से अफेक्ट होता है, टाइड के फ्लक्चुएशन से अफेक्ट होता है, उसकी एक बाउंड्री मार्क करता है। और इन्हीं एरिया में सुंदरबन या जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो ग्रो होते हैं। दिस इज सुंदरबन फॉरेस्ट, तो एक तरह से उन्हीं की बाउंड्री कही जा सकती है। ऑल दो उसमें कोर और नॉन कोर और बफर जोन के कॉन्सेप्ट भी होते हैं, उतना डिटेल में आने की जरूरत नहीं। आप इतना समझ लो, जो इन डिस्ट्रिक्ट में एस्चुरी या एस्चुराइन जोन है, उसमें जिन जिन एरियाज में टाइडल फ्लक्चुएशन का असर पड़ता है, उसकी बाउंड्री मार्क करता है ये। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, एक सेमेंटिक स्कॉलर नाम की वेबसाइट है, वहां से मुझे बढ़िया मैप मिला वहां का, तो देख लीजिए ये पूरी बाउंड्री बनी है। अब यहां पे देखिए, ये डैम्पियर हॉजेस लाइन ये बनी है आपकी, जो इधर बन रही है ना, ये लाइन जो है, ये पूरी इस कलर की लाइन, ये डैम्पियर हॉजेस की पूरी आउटर बाउंड्री बना रहा है। अब देखिए यहां पे, इधर आप देख सकते हैं, ये तो इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये जो वॉयलेट कलर की बनी हुई है, क्योंकि उस तरफ बांग्लादेश है, कुछ सुंदरबन बांग्लादेश में भी है, पर मैं यहां पे इंडिया की बात होती है। ठीक है, अब यहां बांग्लादेश और इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां पे देख लीजिए, ये सुंदरबन पूरा फॉरेस्ट है, वहां जहां पे सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी बनी हुई है। अब उसमें अलग अलग जोन होते हैं।
दिस इज ये डार्क ग्रीन में कोर एरिया है। आप कभी किसी नेशनल पार्क में भी जाओगे ना, तो बिल्कुल अंदर वाले मेन जहां पे जानवर रहते हैं उसे कोर एरिया बोलते हैं, फिर बफर एरिया होता है, फिर ट्रांजिशनल एरियाज होते हैं, ठीक है। तो अंदर वाला है बफर, उसके बाद लाइट ग्रीन में ये आप देख सकते हैं, ये क्या है अपना, बफर जोन, और उसके बाद हमारा आता है ट्रांजिशन जोन। तो ये कोर, ये बफर, और ये आ गया हमारा ट्रांजिशन जोन, और उसके बाहर बनता है हमारा डैम्पियर हॉजेस लाइन। ठीक है, इतनी जानकारी काफी है। अब यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, अम्फान जो अभी साइक्लोन आया था उससे काफी नुकसान पहुंचा है, अच्छा खासा नुकसान यहां पे पहुंचा है। किस तरह से वो देख लीजिए एक बार यहां पे। अब अगर ममता बनर्जी जी ने बोला है कि काफी नुकसान पहुंचा है, ऑलमोस्ट 30% का नुकसान, 30% के आसपास नुकसान पहुंचा है सुंदरबन फॉरेस्ट को। जो डेटा उन्होंने दिया वहीं पे वर्ड मिला मुझे उस आर्टिकल में, डैम्पियर हॉजेस लाइन। तो डैम्पियर हॉजेस लाइन के साउथ में, उसके नीचे उस लाइन के अंदर टोटल कितना एरिया आता है, 9630 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो डैम्पियर हॉजेस लाइन के नीचे इतना एरिया आता है। इस एरिया में से सुंदरबन फॉरेस्ट कितने एरिया में, मतलब मॉन मैनग्रोव कितने एरिया में है वो देख लीजिए। तो ये है 4263 स्क्वायर किलोमीटर्स, और इसमें से नुकसान कितने को पहुंचा है, लगभग 1200 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, मतलब समवेयर अराउंड 25-30% के आसपास यहां पे नुकसान पहुंचा है। आई थिंक ऑलमोस्ट 30 मान सकते हो, एग्जैक्टली 30 तो नहीं, यहां पे समझ गए आप। तो आर यू क्लियर व्हाट इज डैम्पियर हॉजेस लाइन, जो आउटर बाउंड्री होती है। उसके नीचे टोटल एरिया कितना है, डैम्पियर हॉजेस के नीचे इतना तो पूरा एरिया है। उस एरिया में से मैनग्रोव या सुंदरबन कितना है, 4263 स्क्वायर किलोमीटर, और उसमें से नुकसान कितने को पहुंचा है, अप्रोक्सीमेट डेटा जो है अम्फन साइक्लोन की वजह से 1200 स्क्वायर किलोमीटर, इतने मैनग्रोव को नुकसान पहुंचा सुंदरबन। समझ गए, ये तीन डेटा आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद याद कर सकते हो। ठीक है, एंड दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर डिटेल क्वेश्चन नहीं आएगा, सवाल सिर्फ इतना आएगा कि किससे रिलेटेड है, सुंदरबन आंसर देना है आपको, बस। डिटेल नहीं पूछेगा, पर अगर ये नहीं पता आपको तो उसे गेस करना बहुत मुश्किल काम है, आप समझ सकते हो। ठीक है, चलिए भी आगे चलते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। एक नया फंड चालू करा गया है, इकोनॉमिक्स की फील्ड से क्वेश्चन है, वो देख लीजिए। पीआईडीएफ, पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये किसने क्रिएट किया है, आंसर है आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज क्रिएटेड दिस फंड। किस बारे में देख लीजिए। पर्पस ऑफ दिस फंड इज टू इंकरेज डिप्लॉयमेंट ऑफ पीओएस इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर, बोथ फिजिकल एंड डिजिटल मोड्स इन टायर 3 टू टायर 6 सेंटर्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। मतलब जब भी आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो जो पॉइंट ऑफ सेल में जो मशीनें लगी होती है जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और डिप्लॉय करना और बढ़ाना, जहां पे नहीं है वहां पे लाना, ये पर्पज है इस फंड का। ठीक है, मशीन, पेमेंट मशीन और वो सब चीजों की बात हो रही है। समझ गए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की भी यहां पे एडिशनली बात हुई है, वो ध्यान रखिएगा। आरबीआई ने शुरू किया है, दैट इज अ मेन क्वेश्चन। अब पूरा जो फंड है उसमें से आरबीआई विल गिव इनिशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ 250 करोड़ रुपीज टू दिस फंड, विच इज 50% ऑफ द टोटल फंड। बाकी 50% कहां से आएगा, कार्ड इशुइंग बैंक्स और जो कार्ड ऑपरेटर्स हैं उनकी तरफ से बाकी हिस्सा, रिमेनिंग पार्ट आएगा। कार्ड इशुइंग बैंक्स एंड द कार्ड ऑपरेटर, वहां से बाकी पार्ट आएगा, और इनिशियल 50% 250 करोड़ रुपीस आरबीआई दे चुका है। तो बस इतना ध्यान रखना आप कि जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है वो आरबीआई शुरू करता है। कौन शुरू करता है, किसने क्रिएट किया, वो पूछ सकते हैं, उसमें कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है, चलो बढ़िया है। लास्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई है, वो देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप अ टास्क फोर्स टू एग्जामिन मैटर्स पर्टेनिंग टू एज ऑफ मदरहुड, इंपेरेटिव ऑफ लोइंग एमएमआर मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल लेवल्स एंड रिलेटेड इश्यूज। इसे कौन हेड करेगा, एंड द आंसर इज जया जेटली जी। ठीक है, शी इज अ वेरी फेमस पॉलिटिशियन, राइटर, एक्टिविस्ट, समता पार्टी की फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, तो ये उसे हेड करेंगी। खबर का थोड़ा डिटेल हमको देखना पड़ेगा, छोटा सा डिटेल एक बार देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। यहां पे पीआईबी से खबर में लाया था, तो देख लीजिए यहां पे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप, यहां पढ़ रहा हूं मैं, हैज सेट अप अ टास्क फोर्स टू एग्जामिन मैटर्स पर्टेनिंग टू एज ऑफ मदरहुड, एमएमआर को लो करना, न्यूट्रिशन लेवल एक्सेट्रा। ठीक है, अब इस बार का जो बजट स्पीच था 2020 और 21 में, तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बोला भी था इस बारे में कि, यहां से देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है, women's age of marriage was increased from 15 years to 18 years in 1978 by amending the erstwhile शारदा एक्ट ऑफ 1929। इस एक्ट को अमेंड करके मैरिजेबल एज वुमेन की 15 साल से 18 साल करी गई थी 1978 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, मतलब पुरानी बात है, बट एग्जाम में आ सकता है।
ठीक है। धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, वुमेन्स के लिए और ऑप्शंस खुले, हायर एजुकेशन, करियर्स, देयर वर इंपेरेटिव्स की एमएमआर कम करा जाए, न्यूट्रिशन लेवल इंप्रूव करा जाए, एंड उस पूरी कहानी को ध्यान में रखते हुए ये टास्क फोर्स बनाई गई है। उसके मेंबर्स देखिए और क्या ऑब्जेक्टिव वो देख लीजिए। तो ठीक है, किस तरह से ग्रेजुअली वुमेन राइट में इंप्रूवमेंट हो रहा है, न्यूट्रिशन बढ़ना, एमएमआर कम होना, उस तरफ बढ़ने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है। मिस जया जेटली, शी विल बी द चेयरपर्सन, बाकी बहुत सारे मेंबर आप देख सकते हैं, जैसे विनोद पॉल, ही इज मेंबर ऑफ हेल्थ नीति आयोग, तो ये भी मेंबर रहेंगे। ठीक है। उसके बाद सेक्रेटरी, बहुत सारे सेक्रेटरी हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेयर, ये सब एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल यहां देख लीजिए, नीति आयोग में जो भी हेल्थ का मेंबर रहेगा वो अपने आप इस टास्क फोर्स का मेंबर हो जाएगा। उसी तरह से ये देख लो आप, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेक्रेटरी जो है वो अपने आप मेंबर हो जाएंगे। इसका मतलब होता है एक्स ऑफिशियो। फॉर एग्जांपल, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है। वही हिसाब की जो इंसान वाइस प्रेसिडेंट रहेगा वो अपने आप राज्यसभा का चेयरपर्सन बन जाते हैं। ठीक है। अब देखें यहां पे कौन कौन है, सेक्रेटरीज काफी सारे हैं वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा बस मेन हेड का नाम याद कर लीजिए, जया जेटली, शील बी द चेयरपर्सन। बाकी नाम एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम में पर मेनली चेयरपर्सन का नाम आता है। ठीक। टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है इस टास्क फोर्स के, वो और देख लो, फिर कहानी खत्म। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, टू एग्जामिन द कोरिलेशन ऑफ एज ऑफ मैरिज एंड मदरहुड विद health, medical well-being and nutrition status of mother, neonate, infant, child during pregnancy, birth and thereafter, key parameters like IMR, MMR, TFR, SRB, child sex ratio, etc. and many other things. So basically मैरिज की एज, ठीक, मदरहुड में एंटर, तो इस मैरिज की एज का रिलेशन बाकी फैक्टर्स से क्या है, आईएमआर हो गया, एमएमआर हो गया, टोटल फर्टिलिटी एक्सेट्रा, तो व्हाट इज द कोरिलेशन, उसको इस टास्क फोर्स को स्टडी करना है। उसके अलावा सजेस्टिंग द मेजर्स फॉर प्रमोटिंग हायर एजुकेशन अमंग द वुमेन, लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब किस तरह से एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव लॉज उनको इंप्रूव करा जा सकता है। बाकी पूरा देख लीजिएगा, काफी ऑब्वियस, मुझे फर्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट लगा, बाकी ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और ये चीज, दिस टास्क फोर्स विल बी प्रोवाइडेड सेक्रेटरियल असिस्टेंस, मतलब जो भी असिस्टेंस है सेक्रेटरी प्रोवाइड करना, वर्कफोर्स प्रोवाइड करना, एक पूरा बैकग्राउंड बनाना इस चीज का, वो कौन प्रोवाइड करेगा, नीति आयोग। ठीक है। और 31 जुलाई 2020 तक रिपोर्ट सबमिट करना है। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जरूर पढ़िएगा, मैरिज की एज का रिलेशन बाकी फैक्टर्स के साथ, और किस तरह से एग्जिस्टिंग लॉ को इंप्रूव करना, एजुकेशन इंप्रूव करना, सारे फैक्टर्स यहां पर रखे गए हैं। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये पूरी टास्क फोर्स, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। काफी इंपॉर्टेंट खबरें मिली आज जो मैंने सारी कवर करी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना फ्रेंड्स अपने फीडबैक, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।